हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जो परंपरा रही है, हमारी प्राचीन भारतीय जो संस्कृत रही है और जो प्राचीन भारतीय व्यवस्था का जो मूलभूत लक्षण रहा है, उसमें विवाह एक अहम तत्व रहा है। और विवाह एक ऐसी संस्था है कि प्रारंभ से लेकर के अनंत काल तक चलने वाली संस्था है और रहेगी। इसके स्वरूप भले बदलते जाएं, लेकिन इसका जो मूल रूप है, इसका जो रूप है, विवाह जो एक संस्था के रूप में है, किसी न किसी रूप में समाज में काम अवश्य करता रहेगा। क्योंकि विवाह एक ऐसी विधा है जो हमको, समाज को पूरी तरह से एक सूत्र में बांधने का काम करती है और हमारे दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है। विवाह के अगर हम प्रारंभ स्तर पर देखें तो विवाह का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि केवल और केवल प्रजनन दर को बढ़ाना या सेक्सुअल इंटरकोर्स स्थापित करना, ये दो मात्र इसके लक्ष्य नहीं है। इसका हमारे प्राचीन काल से एक धार्मिक महत्व भी रहा है, क्योंकि ये हमको परिवार में प्रवेश कराने की एक संस्था है। विवाह के माध्यम से ही हम परिवारों में प्रवेश करते हैं और विवाह ही एक ऐसा विधा है जो हमको नातेदारी, जो हमको समाज परिवार से जोड़ने का काम करती है। विवाह का जो आधारभूत लक्षण है उसको समझने के लिए हम कुछ इसके मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। कुछ समाजशास्त्री हैं, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विवाह के विषय में बहुत सारी बातें की हैं। और जैसे मैकाइबर पेज ने विवाह को जब परिभाषित करने की बात किया तो उन्होंने सेक्सुअलिटी के आधार पर, प्रजननता के आधार पर विवाह को परिभाषित करने की बात की। उसी तरह से किंग्सले डेविस ने कॉन्संगुइनिटी या रक्त संबद्धता के आधार पर विवाह को परिभाषित करने की कोशिश की है और उन्होंने बताया है कि रक्त संबंध जो हैं वो विवाह को कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य की पूर्ति कराते हैं। तो विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो सामाजिक रूप से जिसे मान्यता प्राप्त है, सामाजिक रूप से जिसे वैधानिकता प्राप्त है, और विवाह के माध्यम से हम एक तरह से एक ऐसे परिवार में प्रवेश करते हैं जहां पे हमको अधिकारों के प्रति, जहां पे हमको वैधानिकता मिलती है और विवाह के उपरांत जो बच्चे पैदा होते हैं, जो संतान उत्पत्ति होती है, वो उसको भी वैधानिकता, लेजिटिमेसी मिलती है। तो विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है और विवाह एक अनिवार्य संस्था है। विवाह सभी को करना चाहिए, ये एक तथ्य हुआ, लेकिन ये एब्सोल्युटली अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है। विवाह के विषय में भी बहुत सारी चीजें हैं जो विवाह को अपने मूल रूप से भ्रमित किए हैं, मूल रूप से हटाए हैं, क्योंकि बहुत सारी जो परिभाषाएं थी विवाह की, बहुत सारी जो लक्षण थे विवाह के, वो आज के युग में समीचीन नहीं है। क्योंकि जो विवाह, जिस संस्था की हम बात करते हैं, जिन परंपराओं के और नियमों के माध्यम से हम परिभाषित करते हैं विवाह को, तो आज कोई विवाह की एक सर्वमान्य परिभाषा हमारे पास नहीं है जो कि हम विवाह को परिभाषित करें और उस संपूर्ण समाज में, सभी संस्कृति, सभी समाज में लागू हो सके। क्योंकि विवाह जो है, विवाह जैसे अभी हमने कहा कि विवाह जो है स्त्री और पुरुष का एक ऐसा मिलन है जिसके मिलन के बाद से जो संतान उत्पत्ति होती है वो वैधानिक संतान होती है। अब स्त्री और पुरुष का मिलन ये विवाह की प्रारंभिक शर्त है, प्राथमिक शर्त है, यानी हेट्रोसेक्सुअलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अब कुछ कानूनी दांवपेच, कुछ कानूनी विदों ने, कुछ समाज के ऐसे तत्वों ने
भी इस पे सवाल उठाया कि विवाह में स्त्री और पुरुष का योग होना आवश्यक नहीं है, यानी हेट्रोसेक्सुअलिटी की जगह पे होमोसेक्सुअलिटी को भी अब तरजीह दी जाने लगी। यानी जो स्त्री और पुरुष का विवाह के लिए अनिवार्य तत्व थे वो अनिवार्यता समाप्त हो गई। अब विवाह जो है वो पुरुषों और पुरुषों के मध्य, यानी होमोसेक्सुअलिटी में भी विवाह संपन्न हो रहा है, सेम लिंग में भी विवाह हो सकता है, ऐसा कानूनी दृष्टि से संभव है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा आज भी इस बात को नहीं मानती है कि विवाह में सेम सेक्स या सेम जेंडर हों, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत कानून अपनी जगह पे काम कर रहा, लेकिन सामाजिक दायरा, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसकी जो विशेषता है और जो हमारी परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था जिसको हम प्रारंभ से लेकर के आज तक चले आ रहे हैं, और यही परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था हमारे समाज की रीढ़ रही है। और उस सामाजिक व्यवस्था का जो मूलभूत लक्षण है वो विवाह है, क्योंकि विवाह ही है जो हमें सेक्सुअलिटी को या यौनिकता को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और हमें ये तय करता है कि परिवार में कौन व्यक्ति किससे यौन संबंध स्थापित करेगा, कौन व्यक्ति किससे शादी करेगा। ये हमारे बाकायदा सामाजिक नियमों के दायरे में हैं, ये कानूनों के भी दायरे में रहे हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों से कुछ देश जो भारत के अन्यत्र देश हैं, उन लोगों की भी मान रही, भारत में भी इस तरह की बातें चल पड़ी कि विवाह के लिए स्त्री पुरुष का होना आवश्यक नहीं है। एक अलग पहलू है। मेरा जो पक्ष है और मेरा जो फोकस है वो भारतीय समाज में जो विवाह की मूलभूत परंपरा रही है, हम उस पे फोकस करेंगे। विवाह के उन पहलुओं पे हम चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन में इतनी बात हो गई कि जब भी हम विवाह पे बात करेंगे तो अब विवाह की उन परिभाषाओं को बदलने की आवश्यकता है, उन तथ्यों को बदलने की आवश्यकता है, और उन फैक्ट्स को, उन तथ्य को जो हम समझ करके विवाह को चल रहे थे, अब उन पे भी हमें दृष्टि डालनी पड़ेगी कि इस तरह से भी विवाह की नियम कानून जो है विवाह के इस तरह से भी हैं। अब विवाह का जो मेन उद्देश्य रहा है विवाह का, वो सिर्फ ये रहा है कि हम एक तरह से समाज में अपना स्थान, परिवार में अपना स्थान एक वैधानिक तरीके से, और हमको पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, समाज में हमको पितृ ऋण से मुक्ति के लिए विवाह करके संतानोत्पत्ति करना चाहिए। ये भारतीय परंपरा का एक मानक है कि जो व्यक्ति जन्मा है उसको शादी विवाह करके पितृ ऋण से मुक्ति के लिए संतानोत्पत्ति करना चाहिए। अब जब संतानोत्पत्ति की बात आती है तो संतानोत्पत्ति के कुछ मायने हैं, कुछ मानक हैं, कुछ कानून हैं। संतानोत्पत्ति के लिए स्त्री से विवाह करना आवश्यक है। यदि बिना विवाह के संतान होती है तो उसकी वैधानिकता पे सवाल उठता है। यद्यपि कानून ने कहा है कि जो लिविंग रिलेशनशिप है, बिना विवाह के भी जो पति पत्नी साथ रह रहे हैं, उनको भी, उनसे जो प्राप्त संतान है वो भी वैधानिक होगी। लेकिन हमारी जो भारतीय परंपरा रही है उसको हम अवैध संतान की श्रेणी में रखते थे, क्योंकि विवाह जो है वो भारतीय संस्कृति का एक मूलभूत लक्षण है। और विवाह के कुछ मेन रिचुअल्स होते हैं। विवाह में दो परिवार ही नहीं, दो गांव बसते हैं, दो समाज बसते हैं, दो परिवार के लोग बनते हैं। तो उन्हीं जो जब विवाह दो परिवारों, दो समाजों के मध्य होता है तो उन्हीं से नातेदारी पनपती है। उसी विवाह व्यवस्था से नातेदारी का भी निर्माण होता है। और जब विवाह व्यवस्था ही हमारी अगर समाप्त हो जाएगी तो नातेदारी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए हमें इस बात पे फोकस करना है कि जो विवाह का परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो स्वरूप था, विवाह का उसी स्वरूप को रखना चाहिए हमको। और यदि ऐसा नहीं रखेंगे तो मानव समाज में और पशु समाज में किसी तरह का कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कौन किसका संबंधी है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका भाई है, कौन किसका पिता है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे।
अगर हम पशु समाज की तरफ मुड़ गए तो इसका निर्धारण बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था को हम रोक नहीं पाएंगे टूटने से। तो जो मानव वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने 3 संदर्भों में विवाह को परिभाषित करने की बात जो की है। पहली तो बात इन्होंने कहा कि प्रजननता के लिए महिला और पुरुष का यौन संबंध जरूरी है, जैसा कि हमने चर्चा किया। इन संबंधों से जन्म लेने वाली जो संतान है उसकी लेजिटिमेसी स्थापित हो, उसकी वैधता स्थापित होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात हो। तीसरी बात उन्होंने जो कहा कि इससे हमें कुछ कानूनी अधिकार मिलते हैं। वो कानूनी अधिकार क्या है कि हम सब जानते हैं कि जब विवाह होता है तो विवाह के बाद पत्नी पति के घर आती है या पति पत्नी के घर जाता है। तो यदि पत्नी विवाह के उपरांत पति के घर आती है तो उसको कुछ कानूनी अधिकार मिल जाते हैं, उसको संपत्ति में अधिकार मिल जाते हैं, उसको पूजा पाठ का अधिकार मिल जाता है। यानी अर्धांगिनी जब होती है तो आधा हिस्सा उसका होता है। और कानूनी सामाजिक मान्यताओं के साथ साथ कानूनी दृष्टि से भी ये बात लागू होती है। तो ये 3 जो पहलू हैं, पहली है रिप्रोडक्शन या प्रजनन, दूसरी है लेजिटिमेसी या वैधता, और तीसरी है लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार का अधिग्रहण, यानी कुछ कानूनी अधिकार हमको मिल जाते हैं। ये बात तय हो गई। यानी विवाह का अर्थ एक अधिक और पुरुषों या अधिक महिला, एक से अधिक पुरुष या एक से अधिक महिलाओं के ऐसे संबंध से है जो निश्चित सामाजिक परंपराओं और नियमों से बद्ध हैं, जिनमें विवाह संबंध में प्रवेश करने और उनसे होने वाले संतानों को नियत अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है और इस बात में किसी भी तरह से कोई डिस्प्यूट नहीं है कि बिना सेक्सुअलिटी के, बिना प्रजनन के, बिना यौन अधिकार के संतानोत्पत्ति नहीं होगी। विवाह का अर्थ एक या अधिक पुरुषों के और एक या अधिक स्त्रियों के, यानी एक पुरुष एक से अधिक स्त्री से भी विवाह कर सकता है और एक स्त्री भी एक से अधिक पुरुष से विवाह कर सकती है। आर.एच. लोबी का एक सोशियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मूल रूप से लोबी ने, इन्होंने कहा कि विवाह जो है वो एक वैध सामाजिक अनुमति प्राप्त होती है, साथियों के बीच अपेक्षाकृत एक स्थायी बंधन होता है, एक परमानेंट बॉन्ड होता है। और वो कैसा बंधन होता है? वो एक लेजिटिमेट बॉन्ड होता है। इसीलिए हम सब लोग कहते हैं कि अगर धार्मिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ है तो उस विवाह का टूटना बहुत मुश्किल है। यानी विवाह के उपरांत विवाह एक आजीवन बंधन होता है, ये माना गया है। इसको तोड़ना है तो बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हम आपको कुछ बताएं कि ऋग्वेद में विवाह का तो वर्णन है, विवाह के विषय में मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में कहीं पे भी विवाह विच्छेदन की बात नहीं कही गई है, यानी तलाक की बात नहीं कही गई है। विवाह विच्छेदन के बारे में ऋग्वेद में कहीं भी वर्णन नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि विवाह जो एक धार्मिक कार्य है और हिंदू समाज में विवाह को हम संस्कार के रूप में देखते हैं और विधि विधान से संपन्न हुआ विवाह कानूनी जामा पहन लेता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो एक तरह से सीमेंटेड बॉन्ड होता है, उसे नहीं तोड़ा जा सकता। बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति जब होती है तब विवाह के बंधन से लोग विच्छेद करते हैं। तो आर.एच. लोबी का ये मानना है कि विवाह एक ऐसा वैधानिक बंधन है जो एक परमानेंट बंधन है और अपेक्षाकृत स्थायी है। इसी तरह से मालिनोव्स्की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फंक्शनलिज्म पे बहुत काम किया है, इन्होंने भी विवाह की चर्चा की है और कुछ ट्राइबल सोसाइटी में भी विवाह के बारे में इन्होंने बात की है। तो मालिनोव्स्की का मानना है कि विवाह संतति को जन्म देने और उनके पोषण की अनुबंधात्मक व्यवस्था है। यानी मालिनोव्स्की का मानना है कि विवाह जो है वो
बच्चे को जन्म देना और उसके पालन पोषण का, केवल जन्म देने मात्र से नहीं, उसके पालन पोषण का एक इकरारनामा है। हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक इकरार करते हैं कि बच्चे को पालन पोषण करेंगे, उसको अच्छी शिक्षा देंगे, उसको अच्छा संस्कार देंगे। यह विवाह की अवधारणा या विवाह का मंतव्य है। लेकिन अब यहीं पे जो मेलोनोस्की की विवाह की धारणा है, यहीं पे कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि विवाह करने के उपरांत, जैसे इजराइल में किबूज एक संस्था है, वो विवाह के उत्पन्न बच्चे को तुरंत ले जा करके किबूज में डाल देती है। वो यानी परिवार में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, परिवार से ले जा करके उसको किबूज में डाल दिया और बच्चे का संस्कार, पढ़ाई लिखाई, समस्त गतिविधियां वहां से संचालित होती हैं। यानी वो परिवार से विवाह के बाद तुरंत, बच्चे पैदा होने के बाद तुरंत हट गया। तो अब जो उसके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है, जो इकरारनामा मेलोनोस्की ने कहा, वो इकरारनामा यहाँ नहीं लागू होगा, क्योंकि विवाह में इस तरह के भी दृष्टांत मिले हैं कि लालन पालन पोषण, उनकी रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ द चिल्ड्रेन इज, मतलब पूरी तरह से वो एक दूसरी संस्था को करती है। वहां वो पैसा भेज देते हैं और उनका पूरी तरह से वहां देखभाल होती है। तो ये तो मेलोनोस्की का दृष्टिकोण रहा। यानी हम समस्त दृष्टिकोण के आधार पर ये कह सकते हैं, एंडरसन पार्कर का भी विवाह एक सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक या अधिक पुरुषों में, ये जरूर ध्यान देना है कि परंपरागत जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, उसमें मोनोगैमी का सिस्टम, यानी एकल विवाह का सिस्टम रहा है, एकल विवाह प्रभावी रहा है। लेकिन उस एकल विवाह के साथ साथ विवाह के और भी बहुत सारे स्वरूप रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में जनजातीय समाज भी है और हिंदू समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, जहां हम हिंदू मैरिज को एक सेक्रामेंट मानते हैं, एक संस्कार मानते हैं, एक दैवीय कार्य मानते हैं, एक पूजा पाठ का, पूजा विधि से संपन्न मानते हैं। वहीं पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय है, वहां पे विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है, एक कबूलनामा है। उनके यहाँ एक इकरारनामा है। उनके यहाँ धार्मिक गतिविधियों से संपन्न इस तरह की मान्यता नहीं है। भारतीय समाज में, हिंदू परिवार में जो विवाह है, एक पत्नी की है, मोनोगैमस सिस्टम है। मोनोगैमस मीन्स वन वाइफ वन हस्बैंड एट ए टाइम, यानी एक व्यक्ति एक समय में एक ही पत्नी रखेगा या एक पत्नी एक समय में एक ही पति रखेगी। ये भारत में व्यवस्था मूल रूप से यही लागू है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में विवाह के संदर्भ में 4 पत्नी रखने की व्यवस्था है। यानी जहां हिंदू समाज में एकल विवाह है, एक विवाह एक पत्नी के रहते अगर दूसरी शादी करते हैं तो वो गैर कानूनी होगी, इलिजिटिमेट होगी। वहीं पर मुस्लिम समाज में इस तरह के विवाह को मान्यता प्राप्त है। अब सामाजिक व्यवस्था में विवाह का जो महत्व है वो क्या है? यानी जब विवाह नहीं करेंगे, ये परंपराओं में है, हम लोगों ने सुना है कि सूडान में नुयर सोसाइटी है, नुयर समाज है, जनजातियां हैं, उनके यहाँ कहना है कि इवांस प्रिचर्ड का मानना है कि विवाह हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी से नहीं कर पा रहा है उसको पेड़ से शादी विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन विवाह करना चाहिए। बिना विवाह किसी भी व्यक्ति को नहीं मरना चाहिए। ये बात इंडिकेट करती है कि मैरिज इज ए यूनिवर्सल फिनोमेना, यानी विवाह एक सार्वभौमिक अवधारणा है और सभी समाजों में पाई जाती है और सभी समाजों में पाया जाता है। अब विवाह का जो एक महत्व कारण है वो ये है कि समाज में जो बच्चों को जन्म देने और उनके पालन पोषण के लिए विषम लैंगिक संबंधों में प्रवेश की अनुमति प्राप्त करता है। विषम लैंगिक प्रवेश का मतलब होता है कि हम हेटेरोसेक्सुअलिटी में बात करते हैं और यही हेटेरोसेक्सुअलिटी ही हमारे समाज का मान्यता प्राप्त तरीका है विवाह का। यौन संबंधों का ये जो आधार है, यौन संबंधों का ये अधिकार
सार्वभौमिक रूप से विवाह से ही प्राप्त होता है, और इससे जो इस संबंध से जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें वैधानिकता प्राप्त होती है। और यह जो वैधानिकता है यही हमारे वंश को, डिसेंट को और उत्तराधिकार को प्रदर्शित करती है, यानी वैधानिकता ही उत्तराधिकार देती है। अगर वैधानिकता नहीं है तो उत्तराधिकार का फिर सवाल खड़ा हो जाता है। पश्चिम में देखें, भारतीय समाज के अन्यत्र अगर हम देखते हैं तो विवाह प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण से परे है। उनके यहाँ सेक्सुअलिटी के लिए विवाह करना ही जरूरी नहीं है। हालांकि तो हमारे भारतीय समाज में भी सेक्सुअलिटी के लिए विवाह करना, यौन संबंध स्थापित करने के लिए विवाह करना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो लिविंग रिलेशनशिप में जब रहेंगे तो उससे जो विवाह, उस तो विवाह का तो रूप नहीं देंगे, उसको एक सांस्कृतिक, विवाह का सांस्कृतिक और धार्मिक रूप नहीं है। वहां पे दो व्यक्ति साथ रहने लगे और दोनों व्यक्ति यौन संबंध के फलस्वरूप संतान को जन्म देते हैं। उस संतान की जो वैधानिकता है वो कोर्ट द्वारा सत्यापित भी है। लीगल रूप से वो उनकी वैध संतान है, क्योंकि उस संतान का क्या दोष है? दो व्यक्तियों के मध्य जो संबंध बना, उस संबंध से उत्पन्न हुई संतान, तो संतान का कोई दोष नहीं है। संतान को उनकी वैधानिकता मिलेगी और उनकी प्रॉपर्टी में उसको राइट्स मिलेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके परे है। वहां पे वो किसी तरह से धर्म से ना है और ना नाते रिश्तेदार है, ना उस तरह के विवाह से नातेदारी का जन्म होता है, ना वहां पे किसी तरह से भावनात्मक होता है। इस तरह के जो लिविंग रिलेशनशिप जो होते हैं वो कुछ दिन तक, कुछ साल तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई लगाव नहीं है इस तरह से। तो ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत पश्चिम के देशों में तो ठीक है, चलिए ठीक है, उनके यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको वैधानिकता भी दे देते हैं, और उनके यहाँ जो पालन पोषण की व्यवस्था है, जो सामाजिकरण की व्यवस्था है, जो संस्कार प्रदान करने की व्यवस्था है, वो उतनी मजबूत नहीं है। और विवाह संबंधी बहुत सारे, अब हम सिद्धांत पे बात करेंगे कि समाज विज्ञान में और सामाजिक मनोविज्ञान में एक संस्था के रूप में जो विवाह की समग्र व्याख्या है, इसकी सघनता, जटिलता जो कुछ है, ये कई सिद्धांतों से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे जो पहली बात है वो एडमंड लीच है। एडमंड लीच, इनका कहना है कि विवाह एक महिला और एक या अधिक दूसरे लोगों के बीच संबंधों की स्थापना का संबंध है, यानी महिला और एक पुरुष, जो स्पष्ट करता है कि संबंधों से जन्म लेने वाली संतान जो है वो अस्वीकार नहीं होगी, यानी स्वीकार होगी ऐसे। और इसमें बहुत सारे राइट्स मिलेंगे हमको। इस तरह के जो विवाह, जो लीच ने कहा कि विवाह को, लीच ने ये कहा कि विवाह को अधिकारों के एक बंडल के तौर पर हम स्पष्ट करते हैं। जो दंपति हैं, यानी जो पति और पत्नी हैं, इन दोनों को किसी एक को अधिकार मिलेगा, चाहे पति को मिले चाहे पत्नी को मिले। अगर पति पत्नी के घर गया है तो उसको वहां अधिकार मिलेगा। पत्नी जो है विवाहित होकर के अगर पति के यहाँ आई है तो उसको वहां अधिकार मिलेगा। कुछ मामलों में ये मुख्यतः पति और पत्नी के भाइयों को भी देते हैं, यानी जो उनके सगे संबंधी हैं। मैंने कहा ना कि इससे जो है वो एक किन जो रिलेटिव होते हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनको भी वैधानिकता, उनको भी अधिकार मिलता है। तो इनका ये जो एडमंड लीच है, इन्होंने कहा कि 10 प्रमुख बिंदु हैं जिनसे विवाह एक संस्था जैसी संबद्धता देते हैं। पहली बात इन्होंने कही थी कि महिला की संतान के लिए वैध पिता नियत करता है। विवाह ही एक ऐसी विधा है जो बायोलॉजिकल फादर डिसाइड करती है, एक लेजिटिमेट फादर डिसाइड करती है। विवाह ही है जो लेजिटिमेट मदर डिसाइड करती है। एक वैज्ञानिक, एक जो जीव वैज्ञानिक है, यानी बायोलॉजिकल मदर
और फादर, ये दोनों डिसाइडेड बाय मैरिज, ये विवाह के द्वारा ही डिसाइड किए जा सकते हैं। और तीसरी बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही कि पत्नी के जो यौन संबंधों को में पति को एकाधिकार प्रदान करना, एनी सेक्सुअलिटी, सेक्स रिलेशन विद विमेन, सेक्स रिलेशन विद वाइफ इज एक अथॉरिटी है, एक एकाधिकार है और एक वैधानिक व्यवस्था है, और उनका एकाधिकार है वो वैधानिक एकाधिकार है जो पति को प्राप्त होता है पत्नी से, उसी तरह से पत्नी को प्राप्त होता है पति से। एनी सेक्सुअलिटी का जो राइट है आफ्टर मैरिज पति को भी प्राप्त हो जाता है और पत्नी को भी प्राप्त होता है बिकॉज ऑफ मैरिज। अदरवाइज यह जो लेजिटिमेट जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा अगर विवाह नहीं करेंगे तो पति और पत्नी दोनों के यौन संबंधों को हम इसमें लेजिटिमेट करते हैं। पत्नी के घरेलू एवं अन्य सेवाओं पर पति को आंशिक अथवा पूर्ण एकाधिकार। अब बहुत सारी विवाह के बाद में बहुत सारे डोमेस्टिक चीजें होती हैं जो आपको ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। पत्नी जब आती है तो घर की देखभाल करती है, जानवरों की भी देखभाल करती है, यानी समस्त जो गृहस्थी का कार्य है, पूरे जो घर बार का कार्य है, उसको वैधानिक रूप से उसको आप कह सकते हैं सामाजिक रूप से वो समस्त अधिकार उसे प्राप्त हो ही जाते हैं। उसमें किसी तरह से उसे कोई अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्नी को पति की श्रम सेवाओं पर आंशिक अथवा पूर्ण का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। विवाह के बाद जब पत्नी पति के घर जाती है तो पति द्वारा किए गए समस्त कार्यों की जिम्मेदारी पत्नी की भी होती है और पति की भी होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसमें कौन छोटा कौन बड़ा इस पे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विवाह जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो राइट्स पति को मिलता है वही राइट्स पत्नी को मिलता है। लेजिटिमेट रिलेशंस दोनों के बनते हैं और उसी लेजिटिमेट रिलेशन से जो संतान पैदा होती है उसको भी हम लेजिटिमेट संतान कहते हैं। और सारा राइट्स जो कुछ भी एक परिवार के सदस्य के रूप में जो राइट्स होता है वो समस्त राइट्स उसको प्राप्त हो जाते हैं। विवाह से जन्म लेने वाले बच्चे को लालन पालन के लिए, उसको पोषण के लिए संपत्ति कोष स्थापित करने की साझेदारी बनाना, यानी पति और पत्नी दोनों का यह नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि आने की बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था करें, उनके लालन पालन के लिए एक ऐसी व्यवस्था करें, उनको प्लेस करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए, उनको समाज में स्थापित करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था करें कि उनको किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। एक ऐसे कोष बनाएं, एक ऐसा उनके, और इसी सब की वजह है, इसी विवाह से जो वैध संतान होती है, इसीलिए माँ बाप जो है बच्चों के लिए चिंतित होते हैं, बच्चों के लिए एलआईसी खुला देते हैं, उनके लिए छोटी छोटी बचत करके माँ बाप छोटी छोटी बचत बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये संतान उन दोनों के वैध संबंधों के कारण, इस तरह के दोनों के वैवाहिक संबंध से ये संतान उत्पन्न हुई है। इसकी समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी, इसकी समस्त लालन पोषण की जिम्मेदारी उन माँ बाप की होती है। तो इसलिए उन माँ बाप को इसके लिए एक कोष भी बनाना पड़ता है, जो साझेदारी जिम्मेदारी करनी पड़ती है, जिसकी जितनी क्षमता होती है उसी क्षमता के अनुसार पत्नी घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, उसी हिसाब से पति भी जो है घर और बाहर दोनों का काम करते हुए एक अच्छा सा सामाजिक माहौल क्रिएट करता है, जो एक अच्छे परिवार के नींव डालता है। क्योंकि विवाह ही है जो परिवार में प्रवेश कराती है। इसीलिए विवाह और परिवार ये दोनों अलग नहीं देखे जा सकते, दोनों कोरिलेटेड है। विवाह से ही परिवार बनता है और परिवार में ही विवाह होता है। तो ये कह सकते हैं दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना परिवार के विवाह नहीं रह सकता और बिना विवाह के परिवार बनेगा ही नहीं। अगर बिना विवाह के बच्चे पैदा होने लगे तो उनमें पारिवारिक समझ नहीं होगी, उनमें गृहस्थी की समझ नहीं होगी, उनमें कुटुंब जो है, हमारा कुटुंब जो है जिसे हम परिवारी जन कहते हैं, उस परिवारी जन उस कुटुंब के बारे में उनको किसी भी तरह से कोई जानकारी
नहीं होगी। पति और उसकी पत्नी के भाइयों के बीच आत्मीयता, यानी नाते रिश्तेदार, यानी पत्नी के भाई, यदि वैधानिक शादी है तो मामा का बहुत महत्व होता है। पत्नी के भाई जब भी आता है बहन के यहाँ बड़ी पूछ होती है, मामा की बहुत पूछ होती है। क्यों? क्योंकि ये नातेदारी है और ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है। नातेदारी, नातेदारी कहाँ से पनपी, नातेदारी कहाँ से आई? विवाह, विवाह और परिवार। विवाह जब हम करते हैं तो दो व्यक्तियों का मिलन होता है, एक पत्नी एक पुरुष। तो जो पुरुष है वो जहां से पत्नी आ रही है, पत्नी के जो नाते रिश्तेदार हैं वो इस व्यक्ति के नाते रिश्तेदार हो जाते हैं। यानी ये जो बॉन्ड बनता है आफ्टर मैरिज, दैट इज ए सीमेंटेड बॉन्ड। ये जल्दी नहीं टूटता है, मजबूत बॉन्ड होता है और ये सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है। ये हमको इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, सोशल सपोर्ट देता है, इमोशनल सपोर्ट देता है। किसी भी ऐसी विषम परिस्थिति से निपटने का जो साहस होता है वो कहाँ से मिलता है? इसी वैवाहिक व्यवस्था से ही हमें ये साहस मिलता है। और आपने देखा होगा ये कोरोना जैसी महामारी के बाद, कोरोना जैसी महामारी के समय जब लोगों को इमोशनल, इकोनॉमिक, सोशल सपोर्ट की जरूरत हुई तो कहाँ लौटे? नातेदार, रिश्तेदार आए, गांव, परिवार, इसी में लोग जुड़ते हैं। इसके बाद कैथलीन गॉफ ने भी कुछ चर्चा किया है नायर फैमिली के बारे में। कैथलीन गॉफ का कहना है कि जो पारंपरिक परिभाषा है, जो ट्रेडिशनल परिभाषा है विवाह की, उस ट्रेडिशनल परिभाषा पर सवाल खड़ा किया। और हमने आपसे कहा कि हम लोग ये चर्चा करते रहते हैं कि विवाह कोई एक यूनिवर्सल फिनोमेना नहीं है, क्योंकि जो विवाह में बातें होती हैं, सेक्सुअलिटी है, संतानोत्पत्ति है, लेजिटिमेसी है, राइट्स हैं, ये सारी चीजें अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग विधि से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हम ऐसे क्यों कह सकते हैं कि सेक्सुअलिटी ड्यू टू मैरिज ही स्टैब्लिश होगी? सेक्सुअलिटी बिना विवाह के भी कर सकते हैं। कैथलीन गॉफ का कहना है कि, और जो लेजिटिमेसी है, लेजिटिमेसी पे भी उन्होंने सवाल उठाया। उनका कहना है कि लेजिटिमेसी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ समाज ऐसे हैं, जैसे टोकुगावा फैमिली जापान की है, उनके यहाँ एक कंकोबाइन रखने की परंपरा है, केप्ट जिसे कहते हैं, इलीगल वाइफ। कंकोबाइन मीन्स इलीगल वाइफ। तो उनके यहाँ इलीगल वाइफ रखने की भी एक परंपरा है। उस परंपरा में यह है कि लीगल वाइफ से जो बच्चा पैदा होता है वो एक लीगल राइट होता है। उस बच्चे को, वाइफ भले ही लीगल, लेकिन बच्चा जो पैदा हो रहा है, संतान जो उत्पत्ति हो रही है वो लीगल है और उसको समस्त राइट मिलेंगे जैसे वैवाहिक व्यवस्था के उपरांत उत्पन्न हुए संतान को मिलती है। तो लेजिटिमेसी पे भी सवाल खड़ा करा दिया, सेक्सुअलिटी पे भी सवाल खड़ा करा दिया। उन्होंने कहा नायर फैमिली जो है, नायर परिवार में एक ताली सेरेमनी होती है। उनके यहाँ एक ऐसी विधा है कि जब लड़की 10, 14, 15, 16, 17 साल की जो मैच्योर हो जाती है तो उसकी एक ताली सेरेमनी होती है। उस ताली सेरेमनी में सेक्सुअलिटी पे भी बात होती है और सेक्सुअलिटी पे भी वो करते हैं। नायर लोग जो है वो, वहां के जो नंबूदरी पाद जो ब्राह्मण है, बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण होते हैं, वो ताली सेरेमनी करते हैं। ताली सेरेमनी में एक तरह से वो सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं और सेक्सुअल रिलेशन बना करके छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर वो लड़की जो है वो किसी से भी शादी नायर समाज में कर सकती है। और ये भी खासियत है कि तो वो जो सेक्सुअलिटी की प्योरिटी थी वो भी खत्म हो गई वहां पे। जो वो कह रहे हैं कि सेक्स रिलेशन बिकॉज ऑफ मैरिज, तो ये कंपल्सन खत्म हो गया। तो कैथलीन गॉफ का जो कहना है, ये कुछ उसकी जो यूनिवर्सलिटी है, लेजिटिमेसी है, इस पे सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि नायर लोग जब शादी करते हैं किसी भी लड़की से तो उसको पहले वो तहकीकात करते हैं कि क्या ताली सेरेमनी हुई है कि नहीं। अगर ताली सेरेमनी नहीं हुई है तो वो शादी नहीं करते हैं। तो इस तरह से, और एक से ज्यादा शादियां करते हैं वो। कई बार गर्भ जो है कैथलीन गॉफ ये तक देते हैं कि विवाह के विभिन्न स्वरूपों में ये सभी परिस्थितियां हमेशा उपस्थित हो, ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत के नायर समाज में विवाह की व्यवस्था को अपनी बात करने के लिए उन्होंने ये बात कही है कि नायर समाज में विवाह संतान की वैधता के उद्देश्य से नहीं किए जाते। विवाह जो है वहां पर वो संतान की वैधता, लेजिटिमेसी पे फोकस नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाओं में जन्म
संस्कार और परंपराओं के पालन का एकमात्र जरिया विवाह नहीं है। सूडान में नुएर फैमिली का हमने आपको बताया कि उनके यहाँ इस तरह की बातें जो थी, वो नुएर समाज में पुरुष किसी भी अविवाहित माँ को के बच्चे को उससे विवाह किए बिना ही उसको अपना नाम दे देता है। तो बच्चे को नाम देना, बच्चे को लीगल राइट दे देना भी वो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि विवाह सेक्सुअलिटी के लिए किया जाए, ऐसा भी नहीं है। कई समाज ऐसे हैं जहां पर बेटा अपनी पिता की विधवा से भी शादी कर लेता है, तो वहां पे अपने प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ना कि सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व है। वहां पर सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई एक नई बात नहीं है कि हम उस पे इस तरह की बात करें। विवाह के बहुत सारे नियम हैं कि हम किससे विवाह करें, किससे ना करें, ये एक तय करना पड़ेगा। यानी हमारे समाज में किससे विवाह कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, उसको उस पे कुछ सामाजिक व्यवस्था है। विवाह का मुख्य रूप से दो तरह के नियम हैं जिस पे हम बात करते हैं। एक है एंडोगैमी और दूसरा है एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब हुआ मैरिज विद इन देयर कास्ट, विद इन देयर क्लास, विद इन देयर रेस, यानी विवाह अपने ही समूह में, अपने ही वर्ग में, अपने ही क्लास में करना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति शादी विवाह अपनी जाति व्यवस्था, अपनी सामाजिक व्यवस्था और अपनी वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत ही करता है। दैट इज मैरिज एक एंडोगैमी है, यानी एक अंतः विवाही समूह। दूसरा जो विवाह है, विवाह का जो विधान है, वो है एक्सोगैमी, यानी मैरिज आउट ऑफ कास्ट, क्लास, यानी ऐसा विवाह जो अपनी जाति, बिरादरी और वर्ग इन सबसे बाहर करे। ये भी व्यवस्था है, लेकिन मूल रूप से जो परंपरागत जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जो मूलभूत लक्षण था, जो प्रभावी लक्षण था, वो एंडोगैमी थी। अब धीरे धीरे एंडोगैमी जो है वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, उनमें बदलाव आ रहा है, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन और औद्योगिकरण, ये सब ऐसे कुछ प्रभाव हैं जो जिसकी वजह से अब जो एंडोगैमी है, जो विवाह अंतः विवाह है, उनमें परिवर्तन आ रहे हैं। क्या परिवर्तन आ रहे हैं? अब कोई भी व्यक्ति अपनी शादी विवाह अपनी मर्जी से भी कर सकता है, अपनी जाति विवाह के जाति बिरादरी के बाहर भी कर रहा है, उसकी चॉइस है। अभी कम संख्या है, लेकिन चलन में आ गया है। मैरिज एज ए सिस्टम, मैरिज एज ए स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। तो एंडोगैमी, एक्सोगैमी, जाति के अंदर विवाह, जाति के बाहर विवाह, ये दो हैं। प्राचीन भारतीय समाज में मनु के टाइम से दो तरह के विवाह हो रहे थे। एक था हाइपरगैमी, एक था हाइपोगैमी। हाइपरगैमी का मतलब होता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह का मतलब होता है ऐसा विवाह जो मेल खाता हो। मेल कैसा खाता है? तो खाने का तात्पर्य क्या है कि हमारी सोसाइटी का नेचर पैट्रियार्कल था, शुरू से पैट्रिलिनियन सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी थी। वहां पे ये था कि जो शादी विवाह के समय में लड़का जो है हाई कास्ट का होना चाहिए और लड़की जो है वो निम्न कास्ट की होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं अनुलोम विवाह या हाइपरगैमी। और हाइपोगैमी, प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च कास्ट की होगी, लड़का निम्न कास्ट का होगा। ये चलन में कम था, मनु के टाइम से लेकर के आज तक चलन में कम था, लेकिन था जरूर, कम था जरूर। हाइपरगैमी प्रिविलेज करती थी सोसाइटी को, सोसाइटी में अधिकता में थी, और हाइपोगैमी कम थी। अब विवाह में कुछ और जैसे सगोत्रीय विवाह, विवाह में कुछ प्रतिबंध है। जैसे हम एक गोत्र के हैं तो शादी विवाह का हम नहीं कर सकते, नहीं किससे विवाह करना है या नहीं करना है, इसके संबंध में मूलतः दो प्रकार के नियम थे। एक है प्रतिबंधक नियम, कौटुंब नियम, जिसमें परिवार और नातेदार में उन लोगों को चिन्हित किया गया है
जिनसे व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता, यानी वो लोग जिनसे जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, पैरेलल कजिन्स हैं, इनसे हम विवाह नहीं कर सकते हैं। जो सीधे हमारे कजिन्स हैं उनसे विवाह नहीं कर सकते हैं। क्रॉस कजिन में, ममेरे फुफुरे भाई बहन में तो फिर भी दूर दराज के होते हैं, उनमें विवाह की स्वतंत्रता थी। सपिंड विवाह हमारे यहाँ मान्य नहीं था। हमारे यहाँ मोनोगैमी प्रेवलेंस थी। मोनोगैमी मतलब वन वाइफ वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक समय में एक विवाह, एक ही पति रहेगा, एक ही पत्नी रहेगा। सीरियल मोनोगैमी जरूर थी। सीरियल मोनोगैमी का मतलब होता है क्रमवार एकल विवाह। क्रमवार एकल विवाह का मतलब एट ए टाइम रहेगी एक ही पति या पत्नी, लेकिन जैसे एक पत्नी की देहांत हो गया तो दूसरी शादी करते हैं, उसका देहांत हो गया तीसरी कर सकते हैं, सीरियल वाइज कर सकते हैं, बट एट ए टाइम एक से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए। दैट इज ए मोनोगैमी। दूसरा जो विवाह का नियम है मोनोगैमी के बाद, पॉलीगैमी। ये ऐसी परंपरा है जिसमें बहुत सारी पत्नियां, मोर देन वन वाइफ, मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक समय में एक से अधिक पत्नी और एक से अधिक पति ये हो सकते हैं। विवाह में बहुत सारे बहिष्करण संबंधी कुछ मूल नहीं, अभी हम थोड़ा सा आप लोगों को के साथ में विवाह का जो ये मोनोगैमी सिस्टम है इस पे जरा सा एक और बात करेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए हमको दूसरे खंड पे आना पड़ेगा विवाह पे। मोनोगैमी में जो है, जैसे पोलिजिनी है, एक समय में एक से ज्यादा वाइफ, पोलेंड्री एक समय में एक से ज्यादा पति, ये विवाह की कुछ व्यवस्थाएं हैं। और ट्राइबल सोसाइटी में विवाह के अलग प्रकार हैं, हिंदू सोसाइटी में विवाह के अलग प्रकार हैं। ट्राइबल सोसाइटी में विवाह में बहुत सारे प्रतिबंध हैं जिसपे हम लोग बात उतनी ज्यादा अभी नहीं करेंगे यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी का। दूसरा जो अब हमारा दूसरा खंड है, इसी में इस दूसरे खंड में हम बात करेंगे परिवार पे, यानी हमारा जो दूसरा खंड है वो है परिवार। विवाह के बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा परिवार पे। विवाह पे बात तो ज्यादातर हो गई है, कुछ बातें चूंकि विस्तृत चैप्टर है, विस्तृत है तो टाइम टेकन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मूल रूप से विवाह का जो स्ट्रक्चर है, विवाह जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेज आ गया। विवाह का जो स्ट्रक्चर है, मूलभूत स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेज आ गया। विवाह का जो इनर कॉन्सेप्ट है इंडोगैमी, उसमें चेंजेज आ गया है। अब विवाह अपने मूल स्वरूप से हट चुका है, मूल स्वरूप से खिसक गया है, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। लेकिन उन सारे चेंजेस के रहते हुए भी विवाह एज एक संस्था आज भी कार्यरत है और आगे भी कार्यरत रहेगी, क्योंकि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, एक स्वस्थ नातेदारी व्यवस्था कायम करने के लिए, एक परिवार को स्थापित करने के लिए विवाह से बेहतर कोई संस्था नहीं हो सकती। हम बात करेंगे सेकेंड इकाई पर, परिवार। हमने आपसे चर्चा किया कि विवाह जो है वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है, और प्राचीन भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी आत्मा परिवार ही है, क्योंकि परिवार एक सबसे समाज की सबसे जो छोटी इकाई है वो परिवार है। परिवार ही समाज का निर्माण करती है। और परिवार किसके आधार पर बनता है? हम व्यक्ति के आधार पर बनाते हैं। व्यक्ति यानी सबसे छोटी इकाई कौन हुआ? व्यक्ति। व्यक्ति कब परिवार बनाएगा? जब रिलेशंस स्टैब्लिश करेगा, व्यक्ति जब इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन किससे करेगा? इंटरेक्शन दूसरे व्यक्ति से करेगा। तो व्यक्ति इंटरेक्शन स्टैब्लिश करेगा, इंटरेक्शन के बाद रिलेशंस बनाएगा, रिलेशंस के बाद शादी विवाह बनाएगा, शादी विवाह के बाद परिवार का निर्माण करेगा। हम परिवार पे आते हैं। परिवार यानी फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ है फैमिलिया यानी गृहस्थी। अब जब हम गृहस्थी की बात करते हैं तो गृहस्थी में परिवार में केवल लोग नहीं होते। गृहस्थी में लोग होंगे, लोगों के संबंध होंगे, कामकाज के तरीके होंगे, अर्थ के साधन होंगे, काम करने के ढंग होंगे, काम करने के नियम होंगे, कुछ सामाजिक नियम होंगे। ये सब मिलाकर के एक गृहस्थी बनती है। कहते हैं ना, गृहस्थी में बहुत सारा कामकाज होता है। तो कामकाज मीन्स व्हाट? कामकाज जो है वो यही है कि परिवार में काम
सबके निर्धारित होते हैं, सबको काम करना पड़ता है और सबके काम बंटे होते हैं। काम जो है सबका काम का बंटवारा, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो सबके काम का बंटवारा कर देता है। तो परिवार जो है वो क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जो हमको आपको समाज में रहने के लिए एक संस्कार उपलब्ध कराती है। यानी व्यक्ति को सबसे पहले संस्कार कहां से मिलता है? परिवार से। ये अब क्या हुआ, परिवार समाज की एक ऐसी इकाई है, परिवार समाज की मूलभूत इकाई है, परिवार सामाजिकरण की मूलभूत इकाई है। सामाजिकरण जो है हमारा, यानी बच्चे का सामाजिकरण कहां से होता है? परिवार से। सामाजिकरण क्या है? व्हाट इज सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन मीन्स टू internalize the values of the society, culture of the society, norms of the society, system of the society। यानी समाज से हम मूल्यों को, कल्चर को, समस्त चीजों को अपने में अंतरीकृत कर लेते हैं। और ये अंतरीकृत कहां से करते हैं? समाज से कौन कराता है? परिवार। तो परिवार का फंक्शन क्या है? परिवार क्या है? परिवार बच्चे के लालन पालन की एक मूलभूत इकाई है। परिवार बच्चे को संस्कार देने की मूलभूत इकाई है। परिवार ही बच्चे को जन्म देता है और परिवार ही सुरक्षा मुहैया कराता है। परिवार ही बच्चे को समाज में रहने के लायक बनाता है। अगर परिवार नहीं है, कल्पना कीजिए, कैन यू इमेजिन, आप कल्पना कीजिए कि परिवार खत्म है समाज से, तो आप कहाँ जाएंगे? अभी आप छूटेंगे तो कहाँ जाएंगे? हर बच्चे को पता है कि छूटने के बाद अपने परिवार में जाएगा। परिवार, अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते, परिवार के लोग फोन करते हैं, टाइम से नहीं पहुंचते, परिवार के लोग ढूंढने चले जाते हैं, कहीं दिक्कत में होते हैं, परिवार के लोग खड़े होते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी है, हु विल प्रोवाइड यू? ओनली फैमिली कैन प्रोवाइड यू। केवल परिवार ही है जो इस तरह की चीजों को आपको प्रोवाइड करा सकती है। और अगर परिवार टूट जाता है, परिवार टूट जाता है, परिवार खत्म हो जाता है, तो इस तरह के विसंगतियां हो जाती हैं कि संस्कार विहीन व्यक्ति है, पशु के समान हो जाता है। संस्कार विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, उसे कहीं से किसी भी तरह का कोई संस्कार नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि परिवार एक यूनिवर्सल इकाई है, परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है, परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। और हाँ, ये ध्यान रखेंगे, हमारा ध्यान रखना है कि परिवार की कोई यूनिवर्सल परिभाषा नहीं है। देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द फैमिली, बिकॉज कि परिवार का जो सेगमेंट है, परिवार के जो फैक्ट्स हैं, वो कि कोई भी एक समाज में नहीं रहता। बहुत सारे तथ्य होते हैं जो सभी समाज में एक साथ उपलब्ध नहीं होते, चाहे वो नुएर सोसाइटी हो, चाहे वो टोकुगावा के जापान की फैमिली हो, चाहे वो किबूज का इजराइल की किबूज हो। अब परिवार में देखिए, परिवार का जो मूल एक तरह से जो फंक्शन है, परिवार का जो मूल फंक्शन है वो क्या है? परिवार का जो मूल फंक्शन है वो ये है कि परिवार बच्चों को जन्म देना, यानी संतान उत्पत्ति करके पितृऋण से मुक्ति। परिवार ही पितृऋण से मुक्ति कराता है, बिकॉज ऑफ कि जब संतान उत्पत्ति करते हैं तो पितृऋण से मुक्ति देते हैं, परिवार देता है। अब परिवार बच्चों का लालन पालन कराने की व्यवस्था परिवार की होती है। परिवार आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है, परिवार आपको एंटरटेनमेंट के साधन उपलब्ध कराता है, परिवार ही आपको जो है वो इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, और परिवार आपको सोशल सिक्योरिटी भी उपलब्ध कराता है। कैसे? क्योंकि परिवार ही तो है वो जो आपको खड़ा होता है आपके साथ, परिवार ही आपके साथ हर वक्त खड़ा होता है। परिवार को परिभाषित करते हुए किंग्सले डेविस ने लिखा हुआ है, किंग्सले डेविस ने कहा है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं, कंसंग्युइनिटी के आधार पर। ध्यान देंगे, परिवार में जो किंग्सले डेविस ने रक्त के संबंध को, कंसंग्युइनिटी को फोकस किया है। इनका कहना है कि रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और परस्पर नातेदार होते हैं ये परिवार। इस
परिवार को ही मैकाइबर पेज ने किसके आधार पर, मैकाइबर पेज ने परिवार की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की जो व्यवस्था करने हेतु एक निश्चित और स्थायी यौन संबंध, देखिए मैकाइबर पेज ने क्या कहा कि परिवार को बनाने के लिए एक स्थिर और यौन संबंध स्थापित करके परिवार की उत्पत्ति करते हैं और वहां पे लालन पालन करने की व्यवस्था एक स्थायी होती है परिवार में। तो परिवार को का जो मूल काम है वो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, प्रजनन के बाद लालन पालन है, उसके बाद फिर प्लेसमेंट है। परिवार ही हमको आपको सबको जिम्मेदारी जो है परिवार ही निभाता है। अगर एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो परिवार जो है हर बच्चे के हिसाब से प्लेसमेंट निर्धारित करता है। डिवीजन ऑफ लेबर भी फैमिली में प्रॉपर तरीके से होती है, प्रॉपर तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम का विभाजन है कि कौन व्यक्ति किस तरह के काम करेगा। और हमारे समाज में हेड ऑफ द फैमिली का सिस्टम है, घर का जो बड़ा व्यक्ति है वो हेड ऑफ द फैमिली होगा और उसकी जो पत्नी है वो उसकी डोमेस्टिक कामों की हेड ऑफ द फैमिली होगी। तो ये परिवार का एक स्वरूप है। और परिवार हमेशा से, मैलिनोव्स्की का मानना है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, यानी आज का नहीं है, पशु अवस्था से ही अपने साथ व्यक्ति लाया है। लूसी मेयर का मानना है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। परिवार एक गृहस्थ समूह है, एक डोमेस्टिक ग्रुप है, गृहस्थ समूह है, घर गृहस्थी के काम होते हैं जहां माता पिता और संतान सब साथ साथ रहते हैं। अब इसके बाद हम परिवार पे आएंगे कि परिवार के प्रकार क्या है, यानी परिवार कितने तरह का है। मूल रूप से परिवार का जो टाइप्स है वो हम अमूमन 2 तरह के परिवारों के बारे में पढ़ते हैं कि ज्वाइंट फैमिली है सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है हमारे पास, ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी का लक्षण रहा है, परंपरागत मूलभूत जो हमारी परंपरागत भारतीय समाज रहा है उसका मूलभूत लक्षण क्या था, ज्वाइंट फैमिली ही था। ज्वाइंट फैमिली में 2-3 पीढ़ी के लोग साथ रहते हैं, माँ बाप रहेंगे, बूढ़े बुजुर्ग, दादा दादी रहेंगे, अनमैरिड चिल्ड्रन, मैरिड चिल्ड्रन, और सब एक साथ वो लोग ज्वाइंट फैमिली में सब एक साथ रहते हैं और एक साथ खाना पीना करते हैं, कोई अलग अलग उनका व्यवस्था नहीं होती है। तो ज्वाइंट फैमिली में जब हम सब लोग रहते हैं तो एक तरह से डेप्थ ऑफ जनरेशन होता है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, डेप्थ ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों की गहनता होती है, मोर देन 3 जनरेशन होती है। दूसरा कॉमन रूफ होता है उनका, एक साझा छत होती है उनकी, जब एक ही छत के नीचे समस्त लोग निवास करते हैं। कॉमन किचन होती है, एक ही किचन होती है जिसमें वो लोग खाना पीना अपना बनाते हैं, एक ही किचन रहती है साझा उनका। तो दूसरी चीज होती है उनके कॉमन वर्शिप प्लेस होता है। और ज्वाइंट फैमिली में अलग अलग पूजा घर नहीं होते हैं, सब लोग एक ही जगह पर मिल करके पूजा करते हैं, आरती करते हैं। सवेरे सब लोग इकट्ठा होते हैं आरती के समय में और सब लोग पूजा पाठ एक साथ करते हैं, चाहे शाम की आरती हो चाहे सुबह की आरती हो, सब लोग सामूहिक रूप से करते हैं। ये ज्वाइंट फैमिली का लक्षण होता है। और कॉमन प्रॉपर्टी भी होती है, उनकी साझा संपत्ति होती है, समस्त संपत्ति पर समस्त लोगों का अधिकार होता था, किसी भी तरह का कोई अपना और पराया का कॉन्सेप्ट नहीं था। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज होती थी, अरेंज्ड मैरिज होती थी। ज्वाइंट फैमिली में अरेंज्ड मैरिज होती थी, ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते थे तो वहां पर लव मैरिजेस के स्थान कम होते थे, अरेंज्ड मैरिज होती थी। दादा दादी विवाह तय करते थे, नाना नानी तय करते थे और विवाह में मामा का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता था। ज्यादातर जिम्मेदारियां मामा ही निभाते थे ज्वाइंट फैमिली में। जैसे जैसे ज्वाइंट फैमिली का रोल खत्म हुआ या इसका स्ट्रक्चर फंक्शंस टूटता गया, एकल फैमिली आती गई, वैसे वैसे मामा का महत्व कम होने लगा।
दूसरी चीज है एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। वहां पे जो ज्वाइंट फैमिली है वहां पे अथॉरिटी भी होती थी किसको, सबसे बड़े बेटे को। मैंने जैसा अभी आपसे कहा, ज्वाइंट फैमिली के बाद एकल फैमिली है। एकल फैमिली में मैंने आपसे बताया कि अनमैरिड चिल्ड्रेन उनके होते हैं, 2 माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे होते छोटे। बस बहुत छोटे स्ट्रक्चर वाइज बहुत छोटा फैमिली होती है, छोटे लोग होते हैं उसमें। छोटे लोग का मेरे कहने का मतलब संख्या में छोटे होते हैं, छोटे लोग का तात्पर्य सिर्फ संख्या से है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, मैरिज के आधार पर परिवार के प्रकार, परिवार में मोनोगैमस होती है, पोलोगैमस होती है, पोलैंड्रियस होती है, यानी एकल विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार होते हैं। और उसके बाद में हम रोल्स के आधार, उसके आधार बाद हम उसको मैकाइवर पेज का जो ये मानना था कि जो परिवार का प्रकार है वो 2 तरह के होते हैं, एक इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल, आप उसको कह सकते हैं। बल्कि अभी थोड़ा सा हम एक चीज आपको डिस्कस कर दें इसमें, फैमिली के कुछ कैटेगराइजेशन बहुत सारे हैं वैसे तो, मैं मेन कैटेगराइजेशन जरूर आपके सामने चर्चा करना चाह रहा हूं थोड़ा सा। उसके बाद हम फैमिली के फंक्शंस पे आएंगे। कुछ फैमिली के टाइप्स और हैं ज्वाइंट फैमिली के अलावा। जब हम बात करते हैं रेजिडेंस के आधार पर, तो पैट्री लोकल फैमिली होती है, रेजिडेंस के आधार पर हम पैट्री लोकल फैमिली होती है, और मैट्री लोकल फैमिली होती है, वेरी लोकल फैमिली होती है, नियो लोकल फैमिली होती है। ये फैमिली ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि पिता के साथ परिवार रहने लगता है शादी के बाद, कई बार पत्नी के साथ रहने लगता है, कई बार नाटो लोकल मीन्स वही नजदीक में घर बना लेता है, इवन को लोकल फैमिली मीन्स मामा के यहाँ जाकर के रहने लगता है परिवार। तो ये सारी चीजें परिवार के अंतर्गत आती हैं। परिवार का जो मुख्य फंक्शन है रिप्रोडक्शन, लालन पालन, सिक्योरिटी, खाद्यान्न, समस्त तरह की ये सुविधाएं जो है वो परिवार मुहैया कराता है हमको। परिवार का स्ट्रक्चर भी अब धीरे धीरे टूट रहा है। जो मॉडर्न फैमिली आ गई है, एक फिलोसेंट्रिक फैमिली डेवलप हो रही है। फिलोसेंट्रिक फैमिली मींस चाइल्ड ओरिएंटेड फैमिली, बच्चों द्वारा निर्धारित परिवार हो, जहां एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द चिल्ड्रन, सब कुछ बच्चे डिसाइड करेंगे। माँ बाप किस कलर का कपड़ा पहनेंगे वो भी बच्चे डिसाइड करेंगे, माँ बाप देखेंगे वो भी बच्चे डिसाइड करेंगे। तो अब माँ बाप का रोल परिवार में धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मीडिया और इन सब प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बच्चे ज्यादातर मीडिया के संपर्क में आकर के बहुत सारी चीजें स्वयं डिसाइड करने लगे हैं। जो मेट सिलेक्शन है, जो विवाह का जो नियम है, उसमें बच्चे खुद डिसाइड करने लगे हैं कौन कहाँ शादी करेगा। पहले माँ बाप का रोल ज्यादा होता था, अब बच्चों का रोल ज्यादा हो गया है। माँ बाप भी अब बच्चों के साथ ही गवर्न कर रहे हैं, बच्चों के साथ ही वो भी अपने को ढाल रहे हैं एक तरह से। लेकिन परिवार हमारे समाज की सामाजिकरण की मूलभूत इकाई है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत इकाई है। हम सबको इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी, कुटुंब को बनाए रखने की जिम्मेदारी समस्त भारतीयों की है। तभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना चरितार्थ होगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको आपने धैर्य से सुना। थैंक यू सो मच, नमस्ते।